नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक शर्मा अंग्रेश आपका स्वागत करता हूं द लीगल चैम्बर में। अब दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की 21 सितंबर साल 2023 यानी कि बिल्कुल इसी मंथ की एक लेटेस्ट जजमेंट आप लोगों के लिए लेकर आए हैं। अब दोस्तों, अक्सर आप लोगों ने मेरे चैनल पर विल वसीयत से रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस देखी होंगी, जिनको देखने के बाद आपके मन में सिर्फ एक क्वेश्चन बनता है कि क्या सर आज के समय में यानी कि प्रेजेंट टाइम में एक रजिस्टर्ड वसीयत को कैंसिल करवाना पॉसिबल है। जी हां दोस्तों, एक रजिस्टर्ड वसीयत को भी कैंसिल कराना पॉसिबल होता है। पर अगर हम कंपैरिजनली बात करें तो एक अगर रजिस्टर्ड वसीयत है या एक खाली नोटरी या अनरजिस्टर्ड वसीयत है, तो रजिस्टर्ड वसीयत हमेशा उनके कंपैरिजन में स्ट्रॉन्ग मानी जाती है। पर इसका मतलब यह नहीं कि अगर वसीयत को रजिस्टर्ड करवाया गया है तो उसको कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता या फिर चैलेंज करके उसको कैंसिल नहीं कराया जा सकता। इसके पीछे कुछ बेसिक से बहुत बड़े फैक्ट्स होते हैं जो मैं ऑलरेडी अपने चैनल पर भी अपलोड काफी बार कर चुका हूं। तो स्वयं उन्हीं चीजों को रिपीट करते हुए हम आज की वीडियो बेवजह लंबी नहीं करेंगे। अब आज की वीडियो में हम हिंदू सक्सेशन एक्ट यानी कि हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम के सेक्शन 63 के प्रोविजन को, इसके साथ ही साथ जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने लेटेस्ट इस जजमेंट में कुछ प्रिंसिपल्स बताए हैं, जब कभी भी एक वसीयत को कोर्ट में चैलेंज किया जाता है उस दरमियान जो कोर्ट को ध्यान रखने होंगे, किस किस सिचुएशन को आपको फेस करना होगा अगर एक वसीयत कोर्ट में चैलेंज की गई है। तो बेसिकली क्या आपकी वसीयत चैलेंज होने के बाद कैंसिल होगी या फिर सटीक ठहराई जाएगी, यह चीज आप इस वीडियो को देखकर कंप्लीटली समझ जाएंगे दोस्तों। अब दोस्तों, अगर आप लोगों को हमारी ये वीडियोस अच्छी लगती हैं, आप लोगों को हमारी तरफ से किए गए एफर्ट्स अच्छे लगते हैं, तो मेरा आप लोगों से अनुरोध है वीडियो को आप लाइक जरूर करें और साथ ही साथ अपना वैल्यूएबल कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। तो चलिए दोस्तों, अब आज की इस वीडियो को हम ज्यादा लंबा ना करते हुए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब दोस्तों, सबसे पहले वीडियो की स्टार्टिंग में आप लोगों को एक इंपॉर्टेंट पॉइंट क्लियर कर दिया जाए। देखिए, अगर आप लोगों की कोई भी लीगल समस्या है, आप लोग हमारे थ्रू पर्सनली कंसल्टेशन करना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को एक नंबर दिया है, उस नंबर पर आप कॉल करके अपनी कॉल बुक कराते हुए डायरेक्टली हमारे थ्रू भी कंसल्टेशन कर सकते हैं। अब दोस्तों, हम बढ़ते हैं अपनी आज की वीडियो की ओर। देखिए, सबसे पहले मैं आपको क्लियर करता हूं कि जो हमारा हिंदू सक्सेशन एक्ट है यानी कि हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, उसका अगर आप सेक्शन 63 देखें तो वहां पर आपको साफ तरीके से निर्धारित किया है कि अगर एक विल वसीयत को तैयार किया जा रहा है तो क्या क्या सावधानी आपको बरतनी है, किस किस प्रोसेस को आपको फॉलो करना है। अगर आपके साथ भी सेम सिचुएशन है, हो सकता है आप विल तैयार कराने वाले हो सकता है ऑलरेडी विल तैयार की गई हो, और अगर ये प्रोसेस फॉलो नहीं हुआ तो आप उस विल को जाकर चैलेंज करा सकते हैं और उसे कैंसिल करा सकते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं आपको इसी प्रोविजन को एक रेलिवेंट जजमेंट के साथ डिस्कस करूंगा। एक एक पॉइंट बड़ी ध्यान से समझाए जाएंगे। पूरी वीडियो बहुत इंफॉर्मेटिव है, बड़ी ध्यान से अब वीडियो को आप देखिएगा। अब देखिएगा दोस्तों, डिस्प्ले पर यहां पर आपको एक जजमेंट दिखाई दे रही होगी और ये सेक्शन 63 ऑफ इंडियन सक्सेशन एक्ट के प्रोविजन से रिलेटेड है। मुझे माफ कीजिएगा, वीडियो की स्टार्टिंग में मैं हिंदू बोल गया था। ये इंडियन सक्सेशन एक्ट का प्रोविजन है, सेक्शन 63 ही। डिस्प्ले पर ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जजमेंट का नाम था हमारा एच वेंकटचला अय्यगर वर्सेस बीएम थिम्माजामा, साल 1959 की ये जजमेंट है। इसका साइटेशन नंबर देखिएगा 1 SCR 426। इसके अलावा एक और जजमेंट है भगवान कौर वर्सेस करतार कौर, ये साल 1994 की जजमेंट है। इसका साइटेशन नंबर देखिए 5 SCC 135। देखिए, यहां पर यही दिखाया गया है कि अगर एक विल तैयार की जा रही है तो उसको कुछ फॉर्मेलिटीज होती हैं जो पूरी करनी जरूरी है, यानी कि एक प्रोसेस को फॉलो करना जरूरी है जो सेक्शन 63 के अंदर डिस्क्राइब है। अब इसका सबसे पहला पॉइंट देखिए, आपको डिस्प्ले पर दिखाई दे रहा होगा कि जो टेस्टेटर है यानी कि वसीयत करता है, वो या तो साइन करेगा या फिर अपने मार्क को विल के अंदर अफिक्स करेगा, जिसे हम अंगूठे का निशान कहते हैं।
क्यों करेगा? क्योंकि यहां पर यह विल का प्रोसेस है। इसके अलावा कोई दूसरा व्यक्ति भी वसीयतकर्ता के बिहाफ से, वसीयतकर्ता के कहने पर उस विल को साइन कर सकता है या उस पर अपने अंगूठे लगा सकता है, पर अथॉरिटी स्पेशली वसीयतकर्ता की तरफ से ही दी गई हो। इसके अलावा जो वो सिग्नेचर किए जा रहे हैं या अंगूठे लगाए जा रहे हैं वो उस तरीके से होना चाहिए कि वहां पर साफ साफ तरीके से ये लग रहा हो कि हां, वसीयतकर्ता वसीयत के इंटेंशन से ही इस साइन या अंगूठे को लगाकर गया है। कई बार क्या होता है दोस्तों, ब्लैंक पेपर पर लोगों के साइन ले लिए जाते हैं और बाद में वसीयत तैयार कराई जाती है। उससे यह निर्धारित होता है कि वसीयत तो ऊपर ही खत्म हो गई, उसके इतने नीचे बिल्कुल कोने में ले जाकर साइन कराए गए हैं, तो ये सस्पिशियस सर्कमस्टांसेस भी क्रिएट करते हैं। तो बेसिकली जो अंगूठे लगाए हैं या साइन किए गए हैं वो इस तरीके से होने चाहिए कि उसको देखने से लगे कि हां भाई, ये तो वसीयत तैयार कराने के इरादे से ही की गई हो। सेकंड पॉइंट ये कहता है कि ये मैंडेटरी है, यानी कि कंपलसरी है कि दो या दो से ज्यादा गवाह अपने साइन या फिर उस विल को अटैच जरूर करें। बेसिकली दो वसीयतकर्ता के अलावा दो गवाहों के उस वसीयत पर साइन होने अनिवार्य होते हैं। तीसरा पॉइंट देखिएगा कि वो जो दोनों या दो से ज्यादा अटेस्टिंग विटनेस है उसको ये चीज अपने सामने ही देखनी होगी कि जो वो वसीयत करता है, जो अपना साइन कर रहा है या फिर अपने अंगूठे लगा रहा है, या फिर कोई जो दूसरा व्यक्ति वसीयतकर्ता के कहने पर साइन कर रहा है या अंगूठे लगा रहा है उसकी डायरेक्शन पर वसीयतकर्ता की, वो चीज जेन्युइन नॉलेज में है, वो चीज वसीयतकर्ता के कहने पर ही हो रही है, उसके फ्री विल से हो रही है। बेसिकली जो दोनों अटेस्टिंग विटनेस है उनके सामने ही वसीयतकर्ता को साइन करने होंगे। इसके अलावा जो वो अटेस्टिंग विटनेस है वो भी वसीयतकर्ता के सामने ही, उनके प्रेजेंस में ही अपनी साइन करेंगे, यानी कि दोनों को ही जो साइन करने होंगे वो वसीयतकर्ता के सामने करने होंगे। बेसिकली दोस्तों यहां पर वसीयतकर्ता और दोनों अटेस्टिंग विटनेस एक दूसरे की प्रेजेंस में ही वसीयत को तैयार करके साइन करेंगे। यह सेक्शन 63 इंडियन सक्सेशन एक्ट 1925 क्लियर कर देता है। यह एक बेसिक प्रोसेस है जिसको फॉलो करना अनिवार्य है, क्योंकि अगर अटेस्टिंग विटनेस ने यह कहा कि विल तो पहले तैयार थी, वसीयतकर्ता ने तो पहले ही साइन करे थे, मैंने तो बाद में किए, तो वो इनवैलिड हो जाएगी। तो यह प्रोसेस वहां पर फॉलो करना अनिवार्य हो जाता है दोस्तों। अब दोस्तों यहां से आपको क्लियर हुआ होगा कि बेसिक प्रोसेस क्या होता है। अब यहां से मैं आपको कुछ और डीपली प्रिंसिपल्स बताने वाला हूं, थोड़ा सा ध्यान से और गहराई में जाकर। जो चीज यहां पर 21 सितंबर 2023 को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर की। अब ध्यान से पहले इस वीडियो में जजमेंट देखिएगा, उसके बाद मैं ये प्रिंसिपल एक एक करके आपको क्लियर करूंगा, क्योंकि दोस्तों यहां पर केस की हिस्ट्री जाननी जरूरी नहीं है। बेसिक पॉइंट क्या है कि जो प्रिंसिपल्स बताए गए हैं वो चीज आपको पता होना चाहिए। अब डिस्प्ले पर देखिएगा दोस्तों, जजमेंट का नाम है, आपको डिस्प्ले पर भी दिखाई दे रहा होगा, मीना प्रधान एंड अदर्स, जो प्रेजेंट केस में अपीलियंट है, वर्सेस कमला प्रधान एंड अनदर, जो प्रेजेंट केस में रिस्पोंडेंट है। इसका सिविल अपील नंबर है 3351 ऑफ 2014 और एसएलपी नंबर है 17115 ऑफ 2010 और डेट ऑफ जजमेंट है 21 सितंबर साल 2023। जजमेंट मैंने आपको क्लियर की ताकि आप इस जजमेंट को बड़ी इजीली डाउनलोड कर सके। अब दोस्तों डिस्प्ले पर दिखाकर मैं एक एक प्रिंसिपल सरल से सरल भाषा में आपको समझाऊंगा, तो अब आपको वीडियो देखनी बहुत ध्यान से जरूरी है दोस्तों। अब दोस्तों डिस्प्ले पर ध्यान दीजिएगा, मात्र 9 पॉइंट है पर बड़ी ध्यान से सभी को समझना होगा। देखिएगा, सबसे पहला पॉइंट कहता है कि अगर कोर्ट के सामने किसी वसीयत को चैलेंज किया गया है तो कोर्ट को केवल 2 चीजें देखनी है। पहली कि जो वसीयत करता है क्या उसी ने उस विल को एग्जीक्यूट किया है, और सेकंड चीज, क्या वो जो वसीयत तैयार की गई है वो उसकी आखिरी वसीयत है। ऐसा तो नहीं उसके बाद और 2-3 वसीयत हो, क्योंकि मैं आपको दोस्तों बता दूं कि जो वसीयत सबसे आखिरी में तैयार की गई है कानूनी रूप से उसी को फाइनल विल माना जाता है। सेकंड पॉइंट, यहां पर ध्यान दीजिएगा कि अगर वसीयत को प्रूव करना हो तो वहां पर मैथमेटिकल एक्यूरेसी होनी जरूरी नहीं है। मैथमेटिकल एक्यूरेसी क्या होता है, कई बार देखिए प्रॉपर्टी जो ओनर है वसीयत करता है उसके पास टोटल 100 बीघा है, गलती से वो 99 लिख देता है, बस बाय मिस्टेक हो गया, एक्चुअल में उसने बाकी चीज सही लिखी है। कई बार मेजरमेंट गलत कर देता है, जैसे कि उदाहरण के तौर पर मेरी कलकत्ता में 100 गज की जमीन है, मैंने बाय मिस्टेक उसको 105 90 गज लिख दिया, देखिए चलता है, पर वसीयतकर्ता का इंटेंशन क्या है, उसने कलकत्ता वाली जमीन देनी चाहिए। तो ये कहा है कि अगर थोड़ा बहुत मैथमेटिकल एक्यूरेसी गलत है तो वो चीज चल जाएगी, पर जो उस वसीयत का टेस्ट होगा उसको प्रूव करना होगा
वो प्रूडेंट माइंड के साथ ही करना होगा। प्रूडेंट माइंड का मतलब होता है दोस्तों कि एक सतर्क इंसान, यानी कि एक मेंटली फिट व्यक्ति, जिसके सामने अगर ये क्वेश्चन आए कि वसीयत के अंदर ये कमियां है या फिर वसीयत के अंदर ये एडिशनल पॉइंट है, ये बेनिफिशियल पॉइंट है, तो वो फैसला जो ले, तो उसको प्रूडेंट पर्सन कहा जाता है। तो एक प्रूडेंट माइंड की तरह, एक सफल दिमाग की तरह, एक कह सकते हैं मेंटली फिट दिमाग की तरह उस वसीयत के ऊपर फैसला लेना होगा। तीसरा पॉइंट दोस्तों, अगर उस वसीयत को यहां पर साबित करने की बात आएगी तो एटलीस्ट एक अटेस्टिंग विटनेस, यानी कि कम से कम एक गवाह को जो जिंदा है, जो कोर्ट के प्रोसेस का पार्ट हो सकता है, यानी कि फिट है, इंडिया के बाहर नहीं गया, इंडिया में बुलाया जा सकता है, तो उसको आकर कोर्ट में अपना एविडेंस देना होगा और उसको यहां पर एग्जामिन करना अनिवार्य है। यह बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप इंडियन एविडेंस एक्ट को जानते हैं, ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो वहां भी यह प्रोविजन आपको दिखाई दिया होगा। अब इसका फोर्थ पॉइंट देखिएगा, यह कहता है कि जो अटेस्टिंग विटनेस है, यानी कि गवाह है, चलो उसको कोर्ट में बुला लिया, तो क्या केवल वो आकर यह कहेगा जी वसीयत जेन्युइन है? जी नहीं दोस्तों, उन्होंने कहा है कि केवल यह चीज नहीं बोलनी होगी कि हाँ ये वसीयतकर्ता के साइन है, इसके अलावा कुछ और पॉइंट है जो उसको दिखाने होंगे, जैसे कि जो वसीयत करता है उसने उसके सामने ही वसीयत को टेस्ट किया, यानी कि उसके सामने साइन किया गया है, उसके सामने वसीयत पढ़ के बताई है, उसकी नॉलेज में है। ये सारे पॉइंट्स वहां पर जो अटेस्टिंग विटनेस है उसको साबित करना होगा। इसके अलावा फिफ्थ पॉइंट कहता है कि अगर एक अटेस्टिंग विटनेस विल को साबित कर देता है कि भाई ये तो जेन्युइन है, इसमें कोई कमी नहीं है, तो वहां पर ऐसा माना जाएगा कि वो विल जेन्युइन है। दूसरे अटेस्टिंग विटनेस को उस कंडीशन में बुलाने की रिक्वायरमेंट नहीं होगी जब पहले ही अटेस्टिंग विटनेस ने उसको सही साबित कर दिया है। अब सिक्स पॉइंट देखिएगा इसका, यह कहता है कि अगर किसी वसीयत के अंदर कोई शक पैदा हो रहा है, उसके एग्जीक्यूशन में कोई शक पैदा हो रहा है, तो जो प्रोपाउंडर है विल का, उसी को उन सभी शक को दूर करना होगा। यहां पर उसी को साबित करना होगा कि वसीयतकर्ता की आखिरी विल है, उसने स्व इच्छा से इस विल को तैयार किया है, बिना किसी दबाव के तैयार किया गया है। प्रोपाउंडर कौन होता है? जो विल को आगे लाकर कहता है कि यह विल बनाई गई है, चाहे वो वहां पर एग्जीक्यूटर हो, चाहे वो बेनिफिशियर हो, उसी को ही साबित करना होगा। अब दोस्तों सेवन पॉइंट देखिएगा, यह कहता है कि कब जुडिशियल कोसाइंस वहां पर अपनानी होगी, मतलब कब जुडिशियल स्पेशल नॉलेज के तहत उस विल को देखना होगा। यह बेसिकली उन कंडीशन में होता है, देखिएगा, जब यह चीज पता करनी हो, क्या जो वसीयत करता है वो कंटेंट से अवेयर था कि वसीयत के अंदर लिखा क्या क्या गया है, क्या वो उसका नेचर जानता था कि अगर वसीयत तैयार करेंगे तो क्या हो सकता है, क्या वसीयतकर्ता को यह नॉलेज थी कि वसीयत के बाद क्या होने वाला है, किसको कितना हिस्सा मिलने वाला है, क्या वो साउंड माइंडेड था, मतलब मेंटली रूप से फिट था, उसकी माइंड मेमोरी पावर बिल्कुल ठीक थी। ये सारी चीज वहां पर ध्यान देनी जरूरी है। आखिरी पॉइंट देखिएगा, कहता है कि जो वसीयत करता है जब विल तैयार कर रहा था, क्या वो अपनी स्व इच्छा से कर रहा था। बेसिकली ये जुडिशियल कोसाइंस वहां पर अपनानी होती है जब एक वसीयत को चैलेंज करके कोर्ट के सामने रखा जाता है। अब एट पॉइंट इसका देखिएगा, अगर कोई इंसान ये कोर्ट के सामने आर्ग्यू करता है, ये एलिगेशन लगाता है कि तो फ्रॉड है, फैब्रिकेटेड विल है, धोखे में रखकर, प्रेशर में रखकर बनवाई गई है, तो बर्डन ऑफ प्रूफ उसी के ऊपर आ गया कि भाई अगर आप यहां पर ऐसा कोई पॉइंट बना रहे हैं तो जो प्रोपाउंडर है, यानी कि जो वसीयत को कोर्ट के सामने रख रहा है, उसकी ये जिम्मेदारी होगी कि जो ये डाउट आ रहे हैं, फ्रॉड है, फैब्रिकेटेड है, ये सारे डाउट वहां पर प्रोपाउंडर दूर करे। कैसे करे? एक प्रॉपर कन्विंसिंग एक्सप्लेनेशन देते हुए। उदाहरण के तौर पर मैं कह देता हूं कि भाई देखिए, वसीयत करता जब ये वसीयत बना रहा था तो वो ओल्ड एज का था, उसकी उम्र इतनी थी, उसको पता ही नहीं वसीयत में क्या लिखा है। अब प्रोपाउंडर जो है उसको साबित करना होगा कि सर देखिए, भले वो ओल्ड एज का था पर वो मेडिकली तो फिट था, मेंटली तो फिट था, और जब वो मेंटली फिट है तो ये कैसे हो सकता है कि वो यहां पर ओल्ड एज होने की वजह से सही फैसला ना ले पाए। इस तरीके से यहां पर विल को साबित किया जाता है। लास्ट पॉइंट देखिएगा, ये कहता है सस्पिशियस सर्कमस्टांसिस के बारे में, यानी कि जब कोर्ट यहां पर शक की नजर से उस वसीयत को देखेगा, वो जो सस्पिशियस सर्कमस्टांसिस है वो रियल, वैलिड होने चाहिए, केवल एक डाउटफुल माइंड की फैंटेसी ना हो। फैंटेसी मतलब कि भाई मेरे माइंड में तो शक आ रहा है कि ये तो फर्जी हो सकती है, जी नहीं, वो आपके माइंड में आ रहा है, वो आपकी गलती है, पर जब तक कोई रियल और वैलिड पॉइंट आप वहां पर लेकर नहीं आएंगे तब तक ये चीज वैलिड नहीं होगी। उदाहरण के तौर पर रियल माइंड कैसे? मान लेते हैं वसीयतकर्ता लिखता है कि एक पर्टिकुलर व्यक्ति ने मेरी बहुत सेवा पानी की है, मैं उसी को वसीयत देना चाहता हूं, जबकि एक्चुअल पॉइंट है वसीयत करता तो आखिरी समय तक उस व्यक्ति के साथ रहा ही नहीं, तो कैसे उसकी सेवा पानी हो गई? अब ये वैलिड पॉइंट आया कोर्ट के सामने, इसको चैलेंज किया जा सकता है। अब देखिएगा, सस्पिशियस सर्कमस्टांसिस के कुछ एग्जांपल भी दिए गए हैं। शेकी सिग्नेचर, यानी कि जो साइन किए हैं वो कांपते हुए हाथों में है, एक्चुअल में वसीयत करता ऐसे साइन करता ही नहीं। फीबल माइंड, फीबल माइंड मतलब वो अपने फ्री माइंड से उस वसीयत को ना बना रहा हो ऐसा उसमें दिखाई दे रहा है। और जो उसने अपनी प्रॉपर्टी का डिस्पोजिशन किया वो अनफेयर कर दिया। उदाहरण के तौर पर 3 बेटे हैं,
तीनों की बहुत अच्छी बनती है, बहुत अच्छे हैं, केवल एक के हिस्से में देके गए, रीजन भी कोई जेन्युइन नहीं बताया। अब ये शक पैदा करेगी कि जब तीनों बेटे सेवा कर रहे हैं तो एक के पीछे क्यों दिया, कोई वैल्यू रीजन नहीं दिया गया, तो ये सस्पिशियस सर्कमस्टांसेस कोर्ट के सामने लाती है। इसके अलावा जो प्रोपाउंडर है, चाहे वो बेनिफिशियरी हो, अगर वो एक एक्टिव पार्ट उस विल के अंदर प्ले कर रहा है बनाने में, तो ये पॉइंट भी कोर्ट के सामने शक पैदा करता है कि हो सकता है वसीयत को किसी धोखे में रखकर बनवाया गया हो दोस्तों। तो बेसिकली दोस्तों, अगर एक वसीयत को लेकर जब कभी भी कोर्ट के सामने क्वेश्चन आएगा, तो ये सारे प्रिंसिपल्स को बड़ी डीपली एनालाइज करने के बाद ही उस वसीयत को या तो चैलेंज किया जाएगा या उसको चैलेंज करने के बाद एक्सेप्ट या रिजेक्ट कराया जाएगा। ये सारी चीज यहां पर आपको ध्यान देनी जरूरी है। अब आज की वीडियो में मैंने दो इंपॉर्टेंट जजमेंट रेलिवेंट प्रोविजन के साथ आपको क्लियर कर दिया कि क्या क्या कंडीशन होंगी जब एक रजिस्टर्ड वसीयत भी कैंसिल हो सकती है। यह चीज जो प्रिंसिपल है वहां अप्लाई कराकर, चाहे रजिस्टर्ड हो चाहे नोटरी हो, उस वसीयत को कैंसिल करवाया जा सकता है। अब आपके मन में क्वेश्चन होगा कि सर हमारी ये फलाना एक वसीयत है, क्या वो कैंसिल हो सकती है? देखिए, वो चीज मैं आपके केस के फैक्ट्स जानने के बाद ही बता सकता हूं। अगर आप पर्सनली मेरे थ्रू कंसल्टेशन करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में नंबर है, जाएं, कॉल लगाएं, कॉल बुक के लिए नंबर दिया है, अपनी कॉलिंग कंसल्टेशन करें डायरेक्टली मेरे थ्रू। अब दोस्तों, अगर आप लोगों को आज की वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को आप लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। वीडियो से जुड़ा अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे लिख सकते हैं। इसके अलावा अगर आप इसी प्रकार की इंफॉर्मेटिव वीडियोस रोजाना पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए नोटिफिकेशन बेल आइकन आप जरूर दबा दें।